जनरल एंड्रयू की आवाज कमरे में कांप रही थी, मानो उसे अभी भी ठंड लग रही हो। उनका चेहरा, जो कभी युद्ध के मैदानों पर तना हुआ रहता था, अब झुर्रियों से भरा हुआ था। उनकी धुंधली नीली आंखें दूर किसी भयानक दृश्य को देख रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की सेना में मैंने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, उन्होंने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। लेकिन एक घटना घटी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जब भी मैं उसे याद करता हूँ, मेरा पूरा शरीर कांप उठता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जर्मनी, एक समझौते के बाद, जिसकी अन्य शर्तों ने पूरे यूरोप को स्तब्ध कर दिया था, भले ही गुप्त प्रोटोकॉल का खुलासा नहीं हुआ था, हिटलर को लगा कि जर्मनी पोलैंड पर हमला कर सकता है और उसे सोवियत या ब्रिटिश हस्तक्षेप का कोई खतरा नहीं है। उसने 26 अगस्त को आक्रमण शुरू करने का आदेश दिया। 25 अगस्त को ग्रेट ब्रिटेन और पोलैंड के बीच औपचारिक पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर करने की खबर, पिछले अस्थायी समझौते को बदलने के कारण उसे कुछ दिनों के लिए शत्रुता को स्थगित करना पड़ा। हालांकि वह पश्चिमी शक्तियों के उसे रोकने के कूटनीतिक प्रयासों को नजरअंदाज करने के लिए दृढ़ था। अंत में 31 अगस्त 1939 को दोपहर 12:40 बजे हिटलर ने पोलैंड के खिलाफ शत्रुता शुरू करने का आदेश दिया, जो अगली सुबह 4:45 बजे शुरू होनी थी। आक्रमण आदेशानुसार शुरू हुआ। जर्मन सैनिकों की भीड़ पोलैंड की सीमा पर जमा हो गई थी। उनका चेहरा युद्ध के जुनून से सख्त था। उनकी वर्दियां मिट्टी और धुएं से सनी हुई थीं, पिछले अभ्यासों के अवशेष। हवा में बारूद की गंध थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। भयभीत पोलिश गांव, एक छोटे से पोलिश गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़कियां सूनी थी और सड़कें सुनसान थी। लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे, जर्मन बूटों की गूंज की आशंका से कांप रहे थे। भयानक वायुयान, जर्मन लड़ाकू विमान आसमान में गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी छाया जमीन पर नाच रही थी। उनके इंजनों की गर्जना से जमीन कांप उठी और ग्रामीणों को पता था कि विनाश निकट है। अजीब निशान, मकई के खेत में जमीन पर एक अजीब निशान था। यह एक स्वस्तिक का आकार था, जिसे जले हुए गेहूं के साथ बनाया गया था, एक भयानक चेतावनी के रूप में। कप्तान एंड्रयू ट्रेन से उतरे तो उनकी रगों में जम चुका खून मानो फिर से दौड़ने लगा। उन्हें आदेश मिला था तोरीडोल्ना की सीमा पर तैनात 30 जवानों की कमान संभालने का। जर्मन सेना पोलैंड की धरती को रौंद चुकी थी और उन्हें पीछे हटने वाले दल का हिस्सा बनाया गया था। पहली ही नजर में स्टोरीडोल्ना का माहौल उनकी रूह को कंपा देने वाला था। चीखों का ताना बाना बुना हुआ था। जख्मियों की कराहें और जर्मन बमों की गगनभेदी गड़गड़ाहट एक भयानक सिम्फनी रच रही थी। लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट हवा में मौजूद खामोशी को भी चीरकर जहन्नुम का एहसास करा रही थी। कप्तान एंड्रयू ने अपने कदमों को तेज किया। हर चीख, हर धमाका मौत का तांडव नृत्य दर्शा रहा था। उनके दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या उन्हें ये 30 जवान मौत के मुंह से खींच लाने में कामयाबी मिलेगी? बर्फीली रात, हाड़ कंपा देने वाली हवा, ये वो आखिरी चीजें थी जो मुझे याद हैं। उस रात की, जब हम जर्मन सेना की चौकी पर हमला करने निकले थे। हम धीरे धीरे सरपट करते हुए अपने बनाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। घना अंधेरा था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। हम दुश्मन की उस चौकी पर पहुंचे जहां वो आराम कर रहे थे। हमने उन पर अचानक हमला कर दिया। चीख पुकार मची और कुछ जर्मन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। मेरी टीम उनका पीछा करने लगी।
मगर कुछ जवान इतनी दूर निकल चुके थे कि मेरी आवाज भी नहीं सुन सकते थे। हमने उनके वापस आने का फैसला किया। कुछ देर बाद हमें अपने आदमियों की चीखें सुनाई दी। वो किसी भयानक चीज से दूर भाग रहे थे। वो चीखें इतनी खौफनाक थी कि मेरा खून जम गया। ये कैसी चीज थी जो मेरे तगड़े जवानों को इस तरह दहशत में डाल सकती थी? पहाड़ों में से आने वाली अजीब आवाजों को लेकर हर कोई सशंकित था। मैं पहरे पर खड़ा था। हवा में सिर्फ चीड़ों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक जंगल की तरफ से कुछ हरकत हुई। मेरी सांस अटक गई। दूर से एक आकृति भागती हुई दिखाई दी। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गया। तभी दूर से चीखने की आवाज आई। वो चीख किसी जंगली जानवर की नहीं थी, बल्कि इंसान की ऐसी चीख थी जो डर से दम तोड़ रही हो। चीख के साथ ही भागते हुए पैरों की आहट भी सुनाई दी। हमारे जवान, जिन्हें मैंने किसी भी खतरे से कभी पीछे हटते नहीं देखा था, वो अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनका पीछा कर रही थी वो खौफनाक चीज। वह सिपाही हमारी तरफ लपका रहा था। पर वो कैसा सिपाही था? उसकी वर्दी फटी हुई थी, खून से सनी हुई। उसका चेहरा, भगवान! उसका चेहरा मानो मिट्टी से बना हो और उस पर खौफनाक आकृतियां उभरी हों। उसकी आंखें बाहर निकलती हुई सी लग रही थी और मुंह से फफक कर खून निकल रहा था। वह हम तक पहुंचा तो लड़खड़ा कर गिरा पड़ा। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि सीटी बज रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, उसका गला हिल रहा था, पर उसके मुंह से सिर्फ खटखटाहट की आवाज निकल रही थी। उसने एक हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, मानो मदद मांग रहा हो, पर उसकी उंगलियां टेढ़ी-मेढ़ी हो चुकी थी, जैसे कोई खिलौना टूट गया हो। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गया। तभी दूर से चीखने की आवाज आई। वो चीख किसी जंगली जानवर की नहीं थी, बल्कि इंसान की ऐसी चीख थी जो डर से दम तोड़ रही हो। चीख के साथ ही भागते हुए पैरों की आहट भी सुनाई दी। हमारे जवान, जिन्हें मैंने किसी भी खतरे से कभी पीछे हटते नहीं देखा था, वो अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनका पीछा कर रही थी वो खौफनाक चीज। कुछ ही सेकंड में सिपाही जॉन हमारे सामने लटक कर खड़ा हो गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मानो उसकी छाती फट जाएगी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और वो बेतहाशा कांप रहा था। जॉन कुछ कहना चाहता था, हमें आगाह करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ पीछे की तरफ घूर रही थी, मानो वहां कोई खौफनाक नजारा देख रही हो। वो हमें किसी खतरे से आने वाली आफत से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने एक चीख निकाली, वो आ रही है। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चीख के साथ ही जॉन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बेहोशी टूटने का इंतजार किए बिना ही मेरे जवानों ने अपने आप को संभाला और हाथों में बंदूकें थामकर इधर-उधर घूमने लगे। अब हवा में सिर्फ सन्नाटा और बेचैनी थी। वो खौफनाक चीज जिसका पीछा जवान कर रहे थे, अब हमारे सामने आने ही वाली थी। जंगल में चल रहे जरा से भी ध्यान से पेड़ पौधों की आवाजों के बीच से ऐसा लग रहा था कि कोई जीव इधर-उधर घूम रहा है। और फिर लोगों ने अपनी बंदूकें चलाने शुरू कर दी। अचानक कुछ झाड़ियों से निकल आया और हमारे एक सैनिक पर हमला कर दिया।
नजदीक से देखते हुए वह एक महिला जैसा जीव था। वह एक महिला थी, लेकिन पूरी तरह से नंगी थी और लंबे बाल, काली शैतानी त्वचा, बड़े नाखून और कपड़े नहीं थे। जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, तो वह हमारे सेना वाले को मार डाला और उसकी मांस को खा गई और जंगल में गायब हो गई। लोगों ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह इतनी तेज थी कि कोई गोली उसे नहीं लगी। हम आश्चर्य और भय में थे। लोगों ने बेताबी से गोलियां चलानी शुरू की। वह एक आदमी के पीठ से कूद गई और उसके गर्दन में मांस चबाया। एक आदमी ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वह आदमी की तरफ बड़े गुस्से से देखी और किसी जानवर की कुछ डरावनी आवाज में चिल्लाई। वह एक काली महिला खुले बालों वाली थी और सफेद आंखों वाली थी। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। वह महिला लगती थी, लेकिन उसके क्रियाएं महिला जैसी नहीं थी। उसने जल्दी से झाड़ियों में कूद जाती और गायब हो गई। उस नग्न दुष्ट जानवर महिला के दूसरे हमले के बाद मेरे कुछ लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर उसे फंसाने का फैसला किया। जब उस नंगी जानवर सी महिला क्रिएचर पर मेरे सैनिकों में धावा हुआ, तो हमने उसे जीवित पकड़ने का निर्णय लिया। हमने तुरंत रस्सों की जाली बनाई। वे उसे जीवित पकड़ने का निर्णय ले चुके थे। जब उस नंगी जानवर सी महिला क्रिएचर ने एक सैनिक पर कूदकर उसे मारने का प्रयास किया, तो हमारी टीम ने उस पर जाली फेंक दी और उसे जीवित पकड़ लिया। सैनिक उसे ध्यान से देखने लगे। वह नंगी महिला क्रिएचर गुस्से में चिल्ला रही थी और सैनिकों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। हम उसे अपने पोस्ट पर ले गए और जंजीरों में बांध दिया। उसने हमारी टीम के सामने 2 से 3 सैनिकों की हत्या की थी, इसलिए हमारे पास केवल 10 लोग बचे थे। उनमें से प्रत्येक उस पर गुस्सा था और वे उसे पेट्टी और लोहे के डंडों से मार रहे थे। कुछ समय बाद मेरे 3 सैनिक उस बैंकर में इकट्ठे हो गए जहां हमने उस नंगी शैतानी हत्यारी महिला को बंद किया था। वे उसे ध्यान से देख रहे थे और उसे उनके हाथों से छूने का आनंद ले रहे थे। वे मदिरा पी चुके थे और उन्होंने उस महिला क्रिएचर के साथ संभोग का आनंद लेने का निर्णय लिया, जबकि अन्य टीम के सदस्य थक गए थे और वे तेजी से सो गए थे। मैं अपने बंकर में लेटा हुआ था, यह जानकर थक गया था कि हम में से केवल 10 ही बचे थे। बाकी सभी को इस नंगी महिला दानव ने मार डाला था। वह एक कोने में जंजीरों में जकड़ी हुई थी, गुस्से से गरज रही थी। उसकी आवाज किसी चीखने वाली बिल्ली की तरह थी, लेकिन कहीं ज्यादा खतर। उसके दांत इतने नुकीले थे कि वे लोहे को चीर सकते थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वह लगभग चमक रही थी और उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी, जैसे वह किसी भयानक जानवर से बनी हो। पुरुष उसे ध्यान से देखने लगे। वह नग्न महिला प्राणी गुस्से में डरावनी आवाज में चिल्ला रही थी और पुरुषों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। उसने हमारी टीम के सामने 2 से 3 आदमियों को मार डाला था। उनमें से हर कोई उस पर क्रोधित था और उसे लात और लोहे की छड़ों से पीट रहा था। कुछ देर बाद मेरे 3 आदमी इकट्ठे हुए जहां हमने उन नंगी दुष्ट हत्यारी महिलाओं को बंधक बना रखा था। उन्होंने उसे करीब से देखा और उसके शरीर के निजी हिस्से जैसे छाती, नितंब और सामने के हिस्से को छूकर उसे छेड़ने का आनंद लिया। वे नशे में थे और उन्होंने इस प्राणी जैसी नग्न दुष्ट महिलाओं के साथ अंतरंगता करके महिला सुख का आनंद लेने का फैसला किया। इस सैन्यकर्मी ने नग्न दुष्ट महिला प्राणी के शरीर की आनंद लेना शुरू कर दिया। एक एक करके वे उसके साथ अंतरंग हो गई। नग्न महिला प्राणी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी।
ऐसा लगता है कि इसलिए नहीं कि वे उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, बल्कि वह उन सभी को मारना चाहती थी। वह जानवर की तरह खड़े होकर पेशाब करती थी। सेना के जवान के सामने वह बिना किसी झिझक या शर्म के मलत्याग करती थी। ऐसा लगा जैसे उसे हत्या की मशीन के लिए तैयार या प्रशिक्षित किया गया हो। उसका शरीर महिलाओं का था, लेकिन वह महिला नहीं थी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पूरी तरह से नग्न थी। जब 3 आदमी उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, तो उसने गुस्से में आकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। उसने जोर से दहाड़ते हुए उन 3 लोगों पर हमला किया, उन्हें बेरहमी से मार डाला और जंगली जानवर की तरह प्रत्येक का मांस खा लिया। इस घबराहट के कारण अन्य लोग जाग गए और उनके हाथ में जो कुछ भी आया, उससे उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन नग्न दुष्ट जानवर महिलाएं बहुत आक्रामक और तेज थी। उसने उनमें से प्रत्येक को उनके शरीर के अंग खाकर मार डाला। मैं जाग गया था, दृश्य दिखा और अपनी बंदूक के साथ बंकर से बाहर आया। मैंने उस नग्न पशु महिला पर 6 गोलियां चलाईं। 2 गोलियां उसे लगी, लेकिन मेरी गोलियों से बच गई। वह घायल हो गई थी, लेकिन जंगल में जानवर की तरह कूद गई थी। वह अंधेरी रात में जंगल में गायब हो गई। मैं बंकर में अकेला रह गया था। मैं उसे आसपास के जंगलों में ढूंढता रहा, लेकिन उस नग्न पशु महिला प्राणी का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन मैंने पूरा मामला हाई कमान को बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे रिट्रीट किया गया और उपचार के लिए भेजा गया। युद्ध खत्म हो गया था। मैं सेवानिवृत्त हो गया था। कुछ वर्षों के बाद दुश्मनों के बारे में कई रिपोर्टें प्रकाशित हुई कि मनुष्यों पर, विशेष रूप से महिलाओं पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, ताकि ऐसे सैनिक बनाए जा सकें जो जानवर हों और जिन्हें किसी चीज का डर न हो, यहाँ तक कि शरीर पर घाव भी न हो। उन्हें दर्द, अपमान कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनका दिमाग मर चुका था। मुझे लगता है कि नग्न पशु दुष्ट महिलाएं उनके प्रयोगों में से एक हो सकती हैं।